तो देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बाबरी मस्जिद को लेकर राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद नाम के एक संगठन ने होर्डिंग लगाया जिस पर लिखा है 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद चलो। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निकाले गए नेता हुमायूं कबीर बाबर के नाम पर मस्जिद का निर्माण कर पा रहे हैं, जबकि हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मौलाना जर्जिस अंसारी ने भी बाबरी मस्जिद को लेकर बेहद भड़काऊ बयान दिया जो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से अयोध्या की बाबरी मस्जिद छीन ली गई। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी। सवाल ये कि मुर्शिदाबाद में बाबरी पर बवाल, मंशा पर उठे सवाल, फिर छिड़ी लड़ाई, बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों बनाई, वो अगर बाबरी बनाएंगे तो विवाद को कैसे बचाएंगे। हिंदू संगठनों का ऐलान 10 फरवरी को बाबरी प्लान और बाबर से क्यों है इतना प्यार, बिना वजह क्यों तकरार। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ पंडित अजय गौतम जी जुड़ रहे हैं, जाने माने धर्माचार्य। हमारे साथ इशिका तनेजा हैं, सनातन प्रचारक। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हैं, आप अध्यक्ष हैं एआईएमजे के। तारिक खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय सरकार हैं, नेता हैं टीएमसी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अजय गौतम साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा, ये जो कुछ चल रहा है ये माहौल को सुलझाने वाला है या माहौल को बिगाड़ने वाला है? पंडित अजय गौतम। देखिए, सवाल सिर्फ इतना सा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, रामलला वहाँ विराजमान हो चुके हैं और पूरा विश्व जो है उनके दर्शन के लिए, पूरे विश्व से सनातन धर्म के लोग वहाँ पर आके भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो हमारा जो राम, इसलिए बाबरी मस्जिद और का तो कोई सवाल नहीं रहा, वो तो मामला कब्र में जा चुका। अब हम तो तैयारी कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मंदिर में कार सेवा करने की, कृष्ण जन्मभूमि जो है उसको कैसे मुक्त करा के वहाँ पे कार सेवा करी जाए और रामलला की तर्ज पर ही बाकी दोनों के जो जन्म स्थान हैं और पवित्र स्थान है वहाँ पर कैसे उसको हमें प्राण प्रतिष्ठा करके दोबारा कार सेवा करनी है और दोबारा कैसे कृष्ण जन्मभूमि मुक्त करानी है। हमारे लिए प्रश्न ये है, हमारे लिए प्रश्न राम जन्मभूमि का तो है ही नहीं। अब ये जो बेचारे कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जी हमारी मस्जिद थी, वो कयामत तक रहेगी, मानते रहो भाई, तुम्हारी थी, कौन रोक रहा? मानने में, सोचने में तो कोई किसी का रोक नहीं लगा सकता ना। अब इंसान को अगर कोई मानसिक भ्रम है, उसको कोई मति भ्रम है, उसको लगता है कि ये चीज़ मेरी है, वो दूसरे की चीज़ पे कब्जा करना चाहता है, उसे गपचियाना चाहता है, जो उनका कल्चर रहा है, जो उनकी संस्कृति रही है, तो मानते रहो भाई, किसने रोका है? शेख चिल्ली के सपने खूब देखो, किसने, हम तो थोड़ी ना रोक सकते। रही बात मुर्शिदाबाद की, मुर्शिदाबाद के अंदर जो भी वो ईंटें इकट्ठे कर करके और सीमेंट के पैसे में जो वो बेच रहे हैं या जो भी वो कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, बाबर के नाम से इस देश में एक ईंट भी जिस दिन लगेगी ना, वहाँ दोबारा से कार सेवा होगी। ठीक है, लेकिन अजय गौतम साहब, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। उससे पहले आपने चूंकि ज्ञानवापी का जिक्र किया, मथुरा का जिक्र किया, यहाँ पर जो भी आपकी मंशा है वो अदालत के आदेश के आधार पर या खुद ही जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो अपने स्तर पर पहल करेंगे? नहीं, हम देखिए, बात यह, अदालत अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, वो करते रहे। हम अपना आंदोलन जो चलाया था वो कोई अदालत से पूछ के तो चलाया नहीं था। 2/11/1990 के अंदर कार सेवकों पे गोली चलाई थी, अदालत से पूछ के तो चलाई नहीं थी। 6 दिसंबर 92 को जो कुछ हुआ था अदालत से पूछ के तो हुआ नहीं था। इसलिए जहाँ तक ज्ञानवापी लेकिन अजय गौतम साहब, फिर जब आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो आप में और हुमायूं कबीर में क्या फर्क रह गया? आप में और हुमायूं कबीर में क्या फर्क रह गया? थोड़ा बताइए ना एक बार दर्शकों को। अगर आप भी ये कह रहे हैं कि साहब देश संविधान से नहीं हमारे आंदोलन से चलेगा, तो फिर आप में और हुमायूं कबीर में क्या अंतर है? देखिए, मेरे और हुमायूं कबीर के बीच का जो बेसिक फ़र्क ये है कि वो दूसरे की चीज़ पे कब्जा करना चाहता है और मैं अपनी चीज़ हासिल करना चाहता हूं, जो मेरा संवैधानिक अधिकार है, जो कानून ने मुझे दिया है, जो संविधान ने मुझे दिया है। बेसिक अधिकार ये है। वो दूसरे की ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं, वो दूसरे के मंदिरों पे कब्जा करना चाहते हैं, मैं अपने मंदिर वापस। अरे नहीं, ये तो अपना अपना इंटरप्रिटेशन है ना सर। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, संविधान अपने हिसाब से काम करता रहेगा, अदालत अपने हिसाब से फैसला देती रहेगी, हम तो अपना आंदोलन शुरू करेंगे जैसे हमने अयोध्या में शुरू किया था, तो माफ कीजिए, फिर आप में और हुमायूं कबीर में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं रह गया। मैं लौटूंगा आपके पास एक बार फिर। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन रजवी साहब, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब, आपको नहीं लगता ये गैर जरूरी विवाद था जिससे बचना चाहिए था हुमायूं कबीर को? देखिए, टीएमसी नेता हुमायूं कबीर साहब को और मौलाना जर्जिस साहब को, इन दोनों लोगों को इस विवाद से बचना चाहिए।
इसलिए कि बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उस वक्त अगर एतराज करना था तो उस वक्त करना चाहिए था। उस वक्त सामने आते, जर्जी साहब भी आते, हुमायूं कबीर साहब भी आते तो कोई बात थी। उस वक्त तो भारत के तमाम मुसलमानों ने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको हम मानेंगे, और इसको साबित भी हमने किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसको सब तमाम मुसलमानों ने माना और तस्लीम किया। अब वो आकर के चूंकि 2027 का इलेक्शन करीब है, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता मौलाना जर्जीस बराबर इस तरह की उलझुल बातें, मुसलमानों को भड़काने उकसाने वाली बात कह रहे हैं। ये वो है जिन्होंने समाजवादी पार्टी का पिछली मर्तबा भी विधानसभा में खूब प्रचार किया था। अखिलेश यादव के बड़े करीबी समझे जाते हैं, इटावा के रहने वाले हैं, आपराधिक छवि रखते हैं, कई मुकदमे इनके खिलाफ लिखे हुए हैं, कई बार जेल भी जा चुके हैं। तो अब इलेक्शन करीब है, इस वजह से माहौल को गरमाया जा रहा है। ये बेतुकी बातें हैं, ये सब बातें नहीं होना चाहिए। तारिक खान, आप जवाब दीजिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इशिका तनेजा हमारे साथ हैं। इशिका, ये जिस तरीके से मौलाना साहब को आपने सुना, वो बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं कि देखिए चूंकि चुनाव है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। आप सहमत हैं इस बात से? मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि मुझे ये दिखाई देता है टीएमसी, टोटल मुस्लिम कम्युनिटी, हमेशा चाहती है कि वो शुरुआत करती है रोज़ की सुबह माँ के मंदिर में जाने से, लेकिन तुष्टीकरण हमेशा मुसलमानों का होता रहता है। उनको पता है कि जो भी ऊपर से ऑर्डर आया है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, और माननीय ममता बनर्जी ने तो एक्चुअली में तो संविधान की कसम खा के अपनी ओथ पड़ी थी। तो उन्होंने बोला था कि वो जो करेंगी वो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर करेंगी, वो जो करेंगी हिंदू मुसलमान को एकता की तरह नज़र से देखेंगी। लेकिन जब भी वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात आती है, सबसे पहले ममता बनर्जी आगे आ जाती हैं और फिर अपनी मांगे रखने लग जाती हैं, बताने लग जाती हैं कि कैसे वो मुसलमानों की तरफ हैं, कैसे वो एंटी हिंदू हैं, कैसे बाबरी मस्जिद वापस आनी चाहिए, कैसे बाबरी ढांचे को वो वापस दोबारा लेकर आएंगी। तो ये तो इनका हमेशा से चलता रहता है, और मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ पे जितने भी बच गए हिंदू वो अब एकता दिखाएं, क्योंकि हम अफगानिस्तान से नहीं रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं रहे हैं, बांग्लादेश में हमारा हाल देख ही रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी बिहेव कर रही हैं वो एक्चुअली भारत की हिस्सा है ही नहीं। उन्होंने तो सारे बॉर्डर्स खोल दिए हैं कि जितने एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो अंदर आए, खुलेआम नोट छप रहे हैं, बाबरी ढांचे बन रहे हैं, और उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको राष्ट्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इशिका, टीएमसी के स्पोक्सपर्सन है हमारे साथ संजय सरकार साहब, मैं चाहूंगा कि वो बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। तारिक भाई, मैं आपके पास लौटूंगा। जी जी इशिका, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि आप वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इतनी अंधी हो जाती हैं कि आप ये नहीं देखती हैं आप किस कुर्सी पे बैठी हुई है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको सारे समुदायों को एक ही नज़र से देखना पड़ेगा, सबके साथ में उनकी प्रोग्रेस देखनी पड़ेगी। आप भारत के सिक्योरिटी को स्टेक पे नहीं लगा सकती हैं। बॉर्डर्स ठीक है संजय सरकार, जवाब दीजिए। यहाँ पे नोट छप रहे होते, मेरे पास वीडियोज आ रहे होते हैं। ठीक है इशिका, पॉइंट टेकन। संजय सरकार, जवाब दीजिए। सबसे बड़ा बात है 2019 में हुमायूं कबीर को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। देखिए कौन कौन है यहाँ पर, तमाम है भी आपको, मतलब जो तमाम नेता लोग भारतीय जनता, 19 में भारतीय जनता पार्टी को तरफ से मुर्शिदाबाद लोकसभा चुनाव में लड़ाया गया था, और भारतीय जनता पार्टी को तरफ से वो चुनाव लड़ रहे थे वहां पर, मुर्शिदाबाद लोकसभा जिस क्षेत्र है वहां से लड़ रहे थे। दूसरे नंबर बात है, मेरे बहन को कुछ भी मालूम नहीं है, जो भी मन में आता है बोल देता है। बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर एलओसी मतलब जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी पहले देखते थे। बॉर्डर वहां पर बीएसएफ देखता है, बीएसएफ को मॉनिटरिंग करता है आईबी, वो भी अमित शाह का दफ्तर में, इंटेलिजेंस ब्यूरो एनआईए, जो आतंकवादी घुसते हैं उसको मॉनिटरिंग करता है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, वो भी अमित शाह के अंदर में। रॉ वो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में, रिसर्च एनालिसिस विंग, तमाम बॉर्डर से जो भी कुछ होता है ना, भारतीय जनता पार्टी को जो सरकार, उसको जाकर सवाल कीजिए, कोई घुसपैठी नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रहता है मालूम है इसको, वो भी जानकारी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का इतना रहता है, कोई भी घुसपैठी अगर आता है तो उसको 6 महीना के जेल के अंदर रखना पड़ता है, फिर पूछबैक करना पड़ता है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बोल के। दोनों देश के माध्यम से, यहाँ से बीएसएफ, वहां से बीजीटी पड़ता है, मतलब ये बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड जो उन लोग को पड़ता है, उनको बांग्लादेश को, उनको बात से बातचीत करके उसको पूछबैक किया जाता है। एक नंबर। 2 नंबर बात जो बोल रहे हैं ना यहाँ पर,
अब कलकत्ता हाई कोर्ट के मतलब जस्टिस जो थे, जस्टिस बनर्जी के ये बेंच थे, उसमें बोला इस तरफ से अगर मंदिर मस्जिद अगर कोई बना सकता है, कोर्ट उसको हस्तक्षेप कर नहीं सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है उसको संभालने के लिए, लेकिन हम उनको रोक नहीं सकते हैं। ये कोलकाता हाई कोर्ट का जजमेंट है। नंबर 2। नंबर 3 क्या मैं आपको बता रहा हूं, सब कुछ जानकारी होके बोलना चाहिए। यहाँ पर बाबर का कोई ढांचा बनने तो नहीं बनना चाहिए। ये बाबरी कौन है? बाबरी है बाबर का प्रेमिक, बाबर का नाम पे नहीं है, वो बाबर का प्रेमिक है। प्रेमिक के नाम पे हम लोग क्यों बनने देंगे? वहां पर यहाँ पर नहीं बनने देंगे, ये सब नहीं होने सकता। ठीक है संजय सरकार, आपने अपनी बात कही, ये दावा करते हुए कि आप फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कुछ चीजें आप यहाँ पे करेक्ट कर दीजिए। जो हुमायूं कबीर हैं वो इस बार जो विधायक हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर विधायक बने? मेरे पार्टी में आया थे, हमने उसको नहीं, जो सवाल पूछा सीधा बताइए सर। हुमायूं कबीर इस बार के विधानसभा चुनाव में किस पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़के विधायक बने? 2021 में टीएमसी को ये नाम से, टीएमसी को भी सिंबल से चुनाव जीते हैं और टीएमसी के नाम से वो चुनाव जीते थे, लेकिन उसको जब से बाबरी मस्जिद के बाद बोला उसको तुरंत एक्सपेल कर दिया गया। अरे तो अभी वो जो विधायक हैं वो टीएमसी के विधायक थे, उनको अब आपने पार्टी से बाहर निकाला, ऐसे कहिए ना। आप 19 का फोटो दिखा रहे हैं, 21 पर चुप्पी साध रहे हैं। पहली बात। एक और करेक्शन, एक और अपडेट दीजिएगा संजय सरकार, आप करेक्ट कीजिएगा इशिका तनेजा को भी और मुझे भी। आपने बात की सीमा सुरक्षा की, आप बता सकते हैं कि कितनी ऐसी जमीन है जो वेस्ट बंगाल स्टेट को देनी थी फेंसिंग के लिए जो नहीं दे पाई? सुनिए, सरकार की तरफ से कोई कोशिश ही नहीं। जब चुनाव आता तब आप आंकड़ा बता सकते हैं संजय सरकार? आपको मालूम है? आपको मालूम है? मुझे मालूम है, तभी आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने कितनी जमीन फेंसिंग के लिए अभी नहीं दी है, पेंडिंग है, आप बता सकते हैं? सुनिए ना, जब चुनाव आता है तब उसकी याद आता है। अरे चूंकि आपने कहा सर कि वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप इशिका तनेजा को गलत साबित कीजिए ना। ये ऐसे ही भोले भाले हिंदुओं को भटकाते हैं ना। हिंदू वोट कहते नहीं है। अरे सर, हकलाने की जरूरत नहीं है, सीधा बताइए। आप कह दीजिए कि हमने सारी जमीन दे दी है, मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा। मतलब ये थोड़ी ना कि सरकार का जब मतलब रेल के लिए जमीन हम दे सकते हैं, हमारे को के लिए हम जमीन दे सकते हैं, तो हम इनके लिए जमीन दे। तो यही तो आपकी मंशा पर सवाल खड़ा होता है ना कि आप रेल के लिए जमीन तो दे रहे हैं लेकिन फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे की? यही तो इशिका तनेजा कह रही है। नहीं, जमीन कौन नहीं दे रहा है? ये तो बोले घुसपैठ ही घुस रहा है। अगर मालूम है इच्छामती नदी का अंदर में बीएसएफ वहाँ पे जो नकली आधार कार्ड बन रहे हैं, राशन कार्ड बन रहे हैं, वो कौन बना रहा है? वो होम मिनिस्ट्री बना रही है या स्टेट मिनिस्ट्री बना रही है? नहीं, आधार कार्ड किसके अंदर में है? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आता है? भारत सरकार के अंदर में आता है। आपको ये भी जानकारी नहीं है? अरे सर, आप मुझे बता दीजिए कि अगर मुझे अपना, अगर आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने पार्षद से, विधायक से, सांसद से अगर वेरीफाई करवाता हूँ अपना पता, अपना फोटो, तो क्या वो मान्य है या नहीं है? बताइए संजय सरकार। वहाँ पे वेस्ट बंगाल में लग जाएगी। अरे संजय सरकार बताइए ना। लोगों को आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक घुसपैठ है। अरे ठीक है सर, ये कुतर्क है, ये कुतर्क है। माफ कीजिए इशिका प्लीज, इशिका प्लीज, एक सेकंड संजय सरकार, एक मिनट। जो सवाल मैंने संजय सरकार से पूछा वही सवाल तारिक खान साहब आपसे, प्लीज एक सेकंड भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक घुसपैठ आपको मालूम है? केवल तारिक खान भाई देखिए, संजय सरकार आप जानकारी बताइएगा। तारिक खान साहब, ये जो अभी रजवी साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई ये जो मौलाना इस तरीके के विवादित बयान दे रहा है जर्जेस, जिसका संबंध आपकी पॉलिटिकल पार्टी से है, समाजवादी पार्टी से है, आप अपने आप को अलग क्यों नहीं करते? पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में मस्जिद बन रही है, या आपकी पार्टी का नेता क्यों कूद रहा है मुर्शिदाबाद में? तारिक खान, पार्टी का कौन सा ये जर्शील जो बता रहे हैं मौलाना, इनसे ये हमारी पार्टी के कौन से सदस्य हैं, कौन से विधायक हैं, कौन से प्रवक्ता हैं, कौन से सचिव हैं, कौन से महासचिव हैं? हमारा तो कोई रिश्ता नहीं है। रजवी साहब को और तारिक खान को स्क्रीन पर लाइए। रजवी साहब जवाब दीजिएगा, बताइएगा। अब इतना ही बोलेंगे हम? चुप जाओ, आगे ना बोलूं। इजाजत दीजिए तो बोलूं या ना चुप जाओ, ये क्या मतलब हुआ? प्रचार करते हुए नजर आए हैं, समाजवादी पार्टी के साथ प्रचार कर रहे थे, अखिलेश यादव से बहुत अच्छी मुलाकात कर रहे थे और उन्होंने 2022 में जगह सपा के प्रत्याशियों को प्रचार किया। अगर वो सपा पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता नहीं होते तो प्रचार क्यों करते? तारिक खान जवाब दीजिए। जैसे राम रहीम को आपने जेल से निकाला प्रचार करने के लिए, बलात्कारी को कई बार, वैसे ही निकाला बाहर। जैसे आप लोग यति नरसिम्हानंद जैसे लोगों को खुलेआम अलाउ करेंगे, भाजपा के लोग, कि वो खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की धमकी दे, रोज कहें तलवार से मुसलमानों को काटो, मारो, तलवार बांटो, ऐसे किया प्रचार। क्या बात करते हैं आप? इस तरीके के लोगों का समाजवादी पार्टी से क्या लेना देना?
इंडिपेंडेंट लोग हैं, अपनी बात रजवी साहब अपनी बात कहिए। तारिक खान खारिज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मौलाना जर्जिश से सपा का कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ। देखिए, यतीन नरसिंहानंद की बात कर रहे हैं तो यतीन नरसिंहानंद के खिलाफ सबसे पहले एहतजाज मैंने किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने यतीन नरसिंहानंद के खिलाफ जो है वो FIR लिखाए और हम यतीन नरसिंहानंद के खिलाफ कोर्ट में गए, FIR लिखाए, एजिटेशन किया। अच्छा, अभी कहाँ है यतीन नरसिंहानंद? अरे लेकिन तारिक भाई, सवाल का जवाब सवाल तो नहीं होता ना। अरे भाई, आप मौलाना जर्जिश आपके लिए प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप यतीन नरसिंहानंद सरस्वती का सवाल उठाएंगे। आप इसका जवाब दीजिए ना कि वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का एक विवादास्पद मौलाना है, उसका क्या काम पश्चिम बंगाल में, उसका क्या काम मुर्शिदाबाद में, ये बताइए। प्रचार समाजवादी के लिए कब प्रचार किया उसने? अरे बता रहे हैं रजवी साहब आपके सामने। कोई भी करे, ट्रंप आकर मोदी का प्रचार करने लगे तो समाजवादी और बीजेपी के कार्यकर्ता हो जाएंगे। प्रचार किया है, सपा के कैंडिडेट के साथ में वो देखे गए, जगह जगह मंचों पे गए, तकरीरें की, अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, बहुत अच्छी मुलाकात करते हैं, समाजवादी पार्टी लखनऊ कार्यालय पे गए, दिखाइए फोटो दिखाइए। अरे अब ये फिर दोबारा वही कुतर्क वाली बात होगी तारिक खान। अगर मौलाना रजवी इतनी जिम्मेदारी से राष्ट्रीय चैनल पर कह रहे हैं तो किसी आधार पर कह रहे होंगे ना। जिम्मेदार आदमी है ये, जिम्मेदार। अरे अब कैसी बात करें, आप उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। अरे इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। अरे जीरो है। अच्छा, उन्होंने अगर ये साबित कर दिया तो आप क्या करेंगे? मुझे तो इनके मुसलमान अगर उन्होंने ये साबित, अरे आप कहां पहुंच गए, उन्होंने ये साबित कर दिया तो क्या करेंगे आप बताइए जरा। आप उन्हें चुनौती दे रहे हैं, अगर आप गलत साबित हो गए तो क्या करेंगे बताइए इस राष्ट्रीय चैनल पर, इस डिबेट में। लोगों को शर्म आनी चाहिए। तारिक खान क्या करेंगे अगर उन्होंने साबित कर दिया तो? नहीं, आप ये क्या करेंगे अगर राम रहीम का प्रचार करते हुए साबित कर दिया? अब ये तो फिर कुतर्क हो गया, ये तो फिर सवाल का जवाब हो गया। क्या मतलब हुआ भाई? अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपसे बात कर रहा हूं मौलाना जर्जिश की, आप कह रहे हैं कि आप बात करिए, आप बात करिए नरसिंहानंद सरस्वती की। ये तो कुतर्क है ना। जितने भी मौलाना जर्जिश का काम पश्चिम बंगाल में क्या, मौलाना जर्जिश का काम मुर्शिदाबाद की उस मस्जिद में क्या, ये सवाल है। कोई काम नहीं है। तो फिर क्यों जा रहा है वो व्यक्ति वहां पर? हम तो हुमायूं कबीर के बात का भी खंडन करते हैं कि बाबरी मस्जिद की बात लेके ही नहीं आनी चाहिए। वो तो बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। हम तो सिरे से उस बात को ही खंडित करते हैं, मना करते हैं, उसका विरोध करते हैं। इस तरीके की चीजों, विवाद को फिर से कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। विश्व हिंदू परिषद ने कहा था, सुन लीजिए बात, अशोक सिंघल ने कहा था कि अगर कोर्ट कह देगा मस्जिद बनाओगे तब भी हम नहीं मानेंगे। और मुसलमानों ने हमेशा कहा कि जो कोर्ट कह देगा मानेंगे। अब आप बताइए क्या होता? हुमायूं कबीर कौन है? हुमायूं कबीर कौन है? अशोक सिंघल का जवाब नहीं दे रहे। अरे हुमायूं कबीर कौन है? क्या हुआ? जबान लड़खड़ा रही है। अरे सर, मैं तो आपकी नजरों में नजरें मिलाकर पूछ रहा हूं तारिक खान, हुमायूं कबीर कौन है? अभी बिहार में अरे हुमायूं कबीर कौन है बता तो दीजिए। मुसलमान हैं? मौलाना जर्जिश जो आपके लिए प्रचार कर रहे हैं मुसलमान हैं? अशोक सिंघल, अगर वो दोनों मुसलमान हैं और आप अपनी बात पर कायम हैं तो क्यों वहां पर नींव रखी जा रही है बाबरी मस्जिद की? बताइए। डर रहे हो क्या? विश्व हिंदू परिषद, अरे बताइए तो महाराज। डर रहे हो आप? मैंने तो सीधा सवाल पूछा, मैंने सीधा सवाल पूछा पंडित अजय गौतम से कि आप में और हुमायूं कबीर में क्या अंतर हो गया। अगर मैं डर रहा होता तो मैं ये पहला सवाल ना पूछता पंडित अजय गौतम से कि आप में और हुमायूं कबीर में क्या फर्क है। आप बताइए, अगर आप सच्चे मुसलमान की परिभाषा को साबित कर रहे हैं तो फिर मौलाना जर्जिश और हुमायूं कबीर कौन है बताइए। तारिक खान बताइए। हाँ बिल्कुल, बोलने तो दें, आप बोलिए। आप लगातार बोल रहे हैं सर, प्लीज हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं लगातार उनकी बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं। हुमायूं कबीर का मैं कह रहा हूं ऐसे मुद्दे हुमायूं कबीर को कतई नहीं लेके आने चाहिए और किसी मुसलमान को उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। और मौलाना जर्जिश अगर उनके साथ है तो उनका भी मैं विरोध कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं अशोक सिंघल, ठीक है नहीं मैं, अरे आप थोड़ी तय करेंगे मैं क्या सवाल करूं? तारिक खान आप थोड़ी तय करेंगे, आप थोड़ी तय करेंगे महाराज। नहीं, अशोक सिंघल ने कहा था साहब कि अगर, मैंने अजय गौतम से पूछा ना कि आपने और हुमायूं कबीर में क्या फर्क है। आप नहीं तय करेंगे। एक सेकंड प्लीज, एक मिनट, नहीं तारिक खान डिरेल मत कीजिए। आपने मौलाना जर्जिश का खंडन किया, पॉइंट टेकन। आपने कहा हुमायूं कबीर गलत कर रहे हैं, पॉइंट टेकन। राम मंदिर का मुद्दा लेकर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, सभी मुसलमान ने कहा। मैं एक सवाल रख रहा हूं, यहाँ सब लोग जवाब दें। अरे आप फिर सवाल के जवाब में सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरकार, बात मुर्शिदाबाद की मस्जिद की हो रही है, आप इधर उधर जा रहे हैं, पूर्व पश्चिम मत जाइए, एकदम नहीं जा रहा हूं। मत जाइए। पंडित अजय गौतम जो बात तारिक खान कह रहे हैं, एक मिनट, जो बात पंडित अजय गौतम यहां पर तारिक खान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हम तो हुमायूं कबीर का भी विरोध कर रहे हैं और ये तो बीजेपी विश्व हिंदू परिषद की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। ये बात तो कुछ हद तक लोगों को लगती है कि भाई अचानक से पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव और वहां पर पोलराइज करने के लिए एक शख्स अपनी पार्टी को छोड़ देता है, ये सब क्यों हो रहा है? ये संयोग है, प्रयोग है?
पंडित अजय गौतम। नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो इतनी बढ़िया है, मैं क्या बताऊं कि दुर्गा विसर्जन करने के लिए हमें हाई कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ता है। रामनवमी की या हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकलती है तो उस पर पथराव हो जाता है। कार्तिक घोष को लिंचिंग करके उसकी ऑटोप्सी में निकलता है कि उसके सर की इतनी हड्डियां तोड़ दी गई हैं। और जब टीएमसी चुनाव जीतती है तो होली की नाम की जो जगह है वहाँ पर महिलाओं को निकाल के सामूहिक बलात्कार किया जाता है। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो पश्चिम बंगाल की मैं कहता हूँ इतनी बढ़िया है कि पूरा विश्व उसकी तारीफ करता है और आप लोग पता नहीं क्यों इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, वहाँ देखिए चिड़ियाघर के अंदर एक शेर का नाम रखा अकबर और जो शेरनी का नाम रखा सीता जान के, ताकि हिंदुओं को लेकिन अजय गौतम, अगर किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है तो इसका मतलब आपको खुली छूट तो नहीं मिलती ना कि आप ऐसे होर्डिंग लगाएं कि हम पहुंचेंगे 10 तारीख को मुर्शिदाबाद में, हम देखेंगे क्या होगा मस्जिद का भविष्य। आपको कौन हक दे रहा है ये संविधान और कानून हाथ में लेने का? देखिए मेरी बात सुनिए ने, देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है, अगर कहीं भी कोई गैर कानूनी इमारत बन रही है जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है तो मैं उसका विरोध करूंगा। देखिए विरोध करना तो संवैधानिक हक है ना सबका। अरे तो विरोध आप करेंगे तो संवैधानिक तरीके से तो करेंगे ना, पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे, अदालत का रुख अपनाएंगे। ये थोड़ी है कि हम जाएंगे, हम मस्जिद को गिराएंगे, इस तरीके के आप पोस्टर होर्डिंग लगाएंगे, फिर आप में और बाकी में क्या फर्क रह गया? नहीं, हाँ, बाबरी मस्जिद को जाकर तोड़ दिया। एक मिनट तारीख, एक मिनट ये क्या कह रहे हैं? एक मिनट बाबरी मस्जिद को तोड़ नहीं, विषयांतर मत करिए। 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद जाके बाबरी मस्जिद भाई को मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं प्लीज मुझे बोलिए अजय गौतम बोलिए। देखिए कैसे ये संवैधानिक भाई 10 फरवरी को कहां लिखा है संविधान में? 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद जाके अगर वहां कुछ भी ऐसा हो रहा है बाबर या बाबरी के नाम पर, उसको रोकना हमारा कर्तव्य है। अरे आपको किसने लाइसेंस दिया? इशिका तनेजा, ये तो एक वैलिड सवाल है ना भाई। अगर वेस्ट बंगाल में कुछ भी गलत हो रहा है तो किसी दूसरे संगठन को थोड़ी लाइसेंस मिल जाता है कि आप वहां जाकर टकराव करें। इशिका तनेजा, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता ही तो अपनाएंगे ना। नहीं एक मिनट अजय जी, इशिका दोबारा बोलना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं इशिका, अगर पश्चिम बंगाल में कुछ भी गलत हो रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको विश्व हिंदू परिषद को हक मिल जाए कि वो जाकर वेस्ट बंगाल में कानून को अपने हाथ में लें। भाई हम तो जाएंगे, भाई हम तो 10 फरवरी को देखिए, जाएंगे। कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए, चाहे आप कौन से भी किसी भी समुदाय से हो, लेकिन अपनी आवाज उठाना, अपने राइट्स की मांगे करना और लोगों को जानकारी देना और लोगों को इकट्ठा करना तो हर संगठन का भी राइट है। आज मेरे पास भी आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 25 है कि मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसे इंसान के बारे में एक ढांचा क्रिएट कर रहे हो जिसने पता नहीं कितने लोगों को मारा, कितनों का नरसंहार करा और उसके बाद आपको मना कराया गया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए और उसके बाद भी आप लगे हुए हैं उसी चीज को बढ़ाने के लिए जिससे हमारे इतने, और वो आपकी, देखिए, या तो वो आपके किसी रिलीजन का एक राइट हो, वो रिलीजियस बात नहीं है, वो सिर्फ आप इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि आप एक तो पहले सारे मुस्लिम ऑडियंस को खुश करना चाह रहे हैं, वहां की वोट बैंक लेना चाह रहे हैं। दूसरी बात, वो कोई आपका कोई भगवान नहीं है, वो कोई आपकी चीज नहीं है जिसको आप मानते हैं, वो जेनोसाइड के लिए नोन पर्सन है और आप उस चीज का एक ढांचा बनाए जा रहे हैं और आप हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए तो आवाज उठानी ही पड़ेगी, लेकिन किसी को लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, लेकिन जो नारों का पोस्टर लगा है इशिका तनेजा, जो विश्व हिंदू परिषद ने पोस्टर लगाया है उसमें लिखा है हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। ये बाबरी फिर से गिराएंगे ये उस आर्टिकल के तहत नहीं है जिसका जिक्र आप यहां पर कर रहे हैं। ये कानून को हाथ में लेने की कोशिश है और अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश अजय गौतम कर रहे हैं तो फिर अजय गौतम और हुमायूं कबीर के समर्थकों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। बाबरी नाम की सोच, ठीक है, माफ कीजिए संजय सरकार, आप कुछ होर्डिंग दिखा रहे हैं। जी संजय जी बताइए, क्या बताना चाह रहे हैं आप? देखिए, मेरे जब जो भाई साहब जो बोल रहे थे कौन है मेरे को मालूम नहीं है, कौन सा धर्म है, कहां से नहीं है वो भी मालूम नहीं। ये 2024 में ये रामनवमी के दिन में भगवा लेके, बंदूक लेके ये रैली करने के लिए निकल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता है, बंदूक लेके, देखिए हाथ में बंदूक है, भगवा है, इसको अरेस्ट कर गया था। ये बोल रहे हैं ना। अच्छा, ये बंगाल में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहा है बोल रहा है, ठीक है ना। एनसीआरबी का रिपोर्ट के अनुसार में 65,000 बलात्कार
बलात्कार सब यूपी में हुआ है एनसीआरबी का रिपोर्ट के अनुसार में। नंबर 2 आपको मैं बताता हूं, बंगाल को एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोल रहा है बंगाल सबसे सेफेस्ट सिटी है हिंदुस्तान में, ठीक है। मैं चौथा आपको दिखाना चाहता है, गौर से देखिए, ये व्यक्ति को देखिए, ये इसका नाम है तालिब हुसैन शेख। तालिब हुसैन शेख कौन है? कश्मीर का हो नाम लश्करी तैयबा का आतंकी। अमित शाह को साथ में तस्वीर देखिए, अमित शाह को साथ में तस्वीर, इसको इनकाउंटर में मर गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर यूनिट में माइनॉरिटी सेल का सचिव थे। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, कुछ करके तो आइए, किससे डिबेट करने के लिए संजय सरकार, लेकिन ये तो अपने अपने आंकड़े हैं ना, और उन आंकड़ों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं कुछ आपको आंकड़े बता देता हूं। भारत सरकार के आंकड़ों का आपने जिक्र किया। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश के किसान की औसत आमदनी है 10,200 रुपए। पश्चिम बंगाल में उसी किसान की आमदनी है 6,700 रुपए। जो सबसे नीचे किसानों की कमाई वाले राज्य हैं, बड़े राज्य, उनमें पश्चिम बंगाल आता है। तो किसान की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन होगा? सरकारी आंकड़े, भारत सरकार के आंकड़े। पूरे देश में जो एलपीजी के कनेक्शन होते हैं, गैस के कनेक्शन होते हैं, जो डेवलपमेंट का इंडिकेटर है, वो पूरे देश में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है, 1,40,00,000 के आसपास है। पश्चिम बंगाल में बमुश्किल 40,000 है। ये तो अपने अपने आंकड़े हैं सर। आप 4 आंकड़े गिना रहे हैं, इशिका तनेजा, अजय गौतम और 4 आंकड़े गिना देंगे, कहां रुकेंगे? मैं आपको मैं पूछ रहा, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है? संजय सरकार, जो है, क्या आप नहीं मानते हैं कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है? हाँ या ना बताइए। उजाला कोई पिछड़े जिला में नहीं है। बंगाल का कोई भी किसान सुसाइड नहीं किया, एनसीआरबी को रिपोर्ट में देख लीजिए। अरे सर, 2006-2009 की रिपोर्ट बताती है कि पूरे देश में जितने पिछड़े जिले थे, मुर्शिदाबाद उनमें से एक जिला है। नहीं है। आप दिखाइए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। 2006-2009 की स्टडी आप पढ़िए पूरे देश के सारे जिलों में। 2006-2009 का, लेकिन फिलहाल देखिए 2006-2009 मेरा सरकार नहीं थे। 2006 से लेकर 2009 तो मेरा सरकार, 2011 से मेरा सरकार है बंगाल में। आज बंगाल देश का मॉडल ये जो मैंने आपको किसान की आमदनी के आंकड़े बताए, आप ही की सरकार के। ये जो आपको पीएनजी कनेक्शन के आंकड़े बताइए, आप ही की सरकार के। और आपको 4 आंकड़े गिना सकता हूं। आपको बताइए उजाला गैस कितना आदमी छोड़ चुका है पूरा देश में? कितना आदमी? 2 करोड़ आदमी उजाला गैस का कनेक्शन छोड़ चुका है। सिर्फ 1,000 रुपया गैस का कीमत हो जाने के कारण उसे लकड़ी से जलाता है। आपको मालूम है? कृषि निधि में बंगाल 1 नंबर है। सबसे ज्यादा धान उत्पादन बंगाल में होता है। अरे सर, 6,762 रुपए कमा रहा है पश्चिम बंगाल का किसान। देश का किसान कमा रहा है 10,000। आप समझिए 30% कम कमाई है राष्ट्रीय औसत से, और आप गुण गा रहे हैं। गलत बोल रहा है। बंगाल के किसान महीना में, अरे सर, मैं आपको फिर चुनौती दे रहा हूं, लेकिन मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा। संजय सरकार, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा। एक सेकंड। इशिका तनेजा, अमरावती में कितना किसान सुसाइड किया? अरे सर, मैं तो आपके आंकड़े बता रहा हूं, क्योंकि आपने अपने आंकड़े बताए। मैं महाराष्ट्र के नेता के साथ चर्चा करूंगा, महाराष्ट्र के आंकड़े बताऊंगा, विदर्भ के आंकड़े बताऊंगा। एक सेकंड। इशिका तनेजा, संजय सरकार मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन ये सरकारी आंकड़ा है कि मुर्शिदाबाद देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक जिला रहा है। हो सकता है तब इनकी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में ना हो, लेकिन आज से लगभग 20 साल पहले जस्टिस राजेंद्र सच्चर की एक कमेटी बनी थी देश के माइनॉरिटीज, खासकर मुसलमानों की माली हालत को समझने के लिए। उस सच्चर कमेटी ने भी माना था कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा पिछड़ी है। आपको लगता है कि जो स्टेट मुसलमानों के लिए सबसे बेकार स्टेट रहा है डेवलपमेंट के लिहाज से, वहां आज भी मस्जिद के मुद्दे को उछाला जा रहा है, जबकि बात होनी चाहिए डेवलपमेंट की? इशिका तनेजा। जी, मुझे डेफिनेटली लगता है, जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी, मैं अभी भी कहूँगी, जो टीएमसी की मानसिकता है वो एक लीच की तरह है, जो देश का भी खून चूस रही है, वहाँ के जितने लोग रह रहे हैं उनका भी खून चूसे जा रही है, सिर्फ अपनी पॉकेट्स भरने के लिए, जो अपने राष्ट्र के प्रति भी सही नहीं हो सकी। जिसको ये भी लगता है कि बॉर्डर्स आप खोल दो, अगर आपको बोल रहे हैं कि आप अंदर ना आने दो, वो कह रहे हैं बीएसएफ लेकर आइए, जबकि आप खुद जो देना है वो देना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सत्ता में रहें। तो वो मानसिकता कभी उस मुसलमानों को क्या कभी प्रोग्रेस दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। आंकड़े आपके सामने हैं, जहां पे 10,000 मिल रहा है और वहां पे 6,000 मिल रहा है, और वो भी अभी हमें पक्का नहीं पता क्या सब किसानों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वो मानसिकता कभी भी किसी का फायदा चाह नहीं सकती है। वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना आती है। एक सेकंड सर, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है डेवलपमेंट क्या हो रही है। वहां पे खून की नदियां बह रही थी ईद के समय, क्या वो खून की नदियां सिर्फ हिंदुओं को हैम्पर करती है? क्या वो उन
मुसलमानों को हैम्पर नहीं करती? क्या वो खून वाला पानी क्या उनकी टंकी में नहीं जाता? क्या वो सारे डिजीजेस जो ब्लड से फैलते हैं उनके पास नहीं आते? सिर्फ तुष्टीकरण के लिए वो पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल को, उनकी हेल्थ को सिर्फ वहां पे लगा देती है कि भाई जिसको मरना है मरेगा, जो होना है वो। लेकिन तारिक खान, आपको नहीं लगता, प्लीज तारिक खान को स्क्रीन पर लाइए। तारिक खान, क्या आपको नहीं लगता कि तब जबकि पूरे मुल्क में डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, उस स्टेट में जिसको जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने सबसे बैकवर्ड स्टेट माना था माइनॉरिटीज के लिए, वहां पर ये मंदिर मस्जिद के जरिए उलझाया जा रहा है? तारिक खान, ठीक है, एक तरफ हुमायूं कबीर उलझा रहे हैं और दूसरी तरफ जब मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनके स्कूल के लिए ममता बनर्जी कुछ पैसे का प्राविधान करती हैं बजट में, तो सुधांशु त्रिवेदी आ जाते हैं तुष्टीकरण। तो एक तरफ तो आप सच्चा कमेटी की बात कर रहे हैं, सही बात है, तो उसके लिए उनके लिए बजट का प्राविधान करना पड़ेगा, उनके डेवलपमेंट का प्राविधान करना पड़ेगा, स्कूल बनाने पड़ेंगे, कॉलेज बनाने पड़ेंगे, उनके जहां पर बस्तियां हैं वहां पर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्राविधान क्या? तो तुष्टीकरण। उसका क्या जवाब है? उसका जवाब मैं देता हूं आपको बहुत संक्षेप में। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता होते तो वो देते, लेकिन तुष्टीकरण का मामला सिर्फ मुसलमानों के फंड को लेकर नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी 4 दिन पहले जो केंद्र का बजट आया है उसमें माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री का बजट बढ़ता नहीं बल्कि घट जाता। आप आंकड़े चेक कीजिएगा, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट बढ़ा है, पहली बात। दूसरी बात, तुष्टीकरण के जो आरोप लगते हैं ममता बनर्जी पर, वो किस लिए लगते हैं? अजय गौतम बेहतर तरीके से बताएंगे। वो लगते हैं कि साहब जय श्री राम का नारा लगा दिया तो ममता बनर्जी को गुस्सा आ गया। वो लगता है कि साहब दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा दी और मुहर्रम के चलते वो रोक लग रही है। इस तरीके के बहुत सारे मामले इतिहास में आए हैं जिसके चलते तुष्टीकरण का आरोप लगता है। अजय जी, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। अजय जी और तारिक खान स्क्रीन पर बोले। तारिक भाई, नहीं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। हाँ, बोलिए। फिर मैं बोले आपने जो कहा, नहीं, एक मिनट, तारिक खान को अनुराग कंप्लीट जी। करने दीजिए। तारिक खान बोलिए। देखिए सर, मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा लगातार केंद्र सरकार ने माइनॉरिटीज के बजट को कम किया, घटाया 50% तक घटाया, और आप सिर्फ क्या करते हैं माइनॉरिटीज के साथ? उनको सिवई बांटेंगे ईद में, कहेंगे थोड़ी सी 10 ग्राम 50 ग्राम 1 किलो सिवई ले लो। एजुकेशन की बात नहीं करेंगे जब तक उनके लिए बजट का, और जैसे ही एजुकेशन की बात हुई तब तुष्टीकरण होने लगा। हुमायूं कबीर का खुल के विरोध है, लेकिन माइनॉरिटीज के, मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए अगर प्राविधान कोई स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, आपको भी दर्द होता है और आप भी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, जो लोग मस्जिदों में इमाम हैं उनको तनख्वाह दे रहे हैं, दिल्ली में दे रही है, वहां का जो वक्फ बोर्ड है वो दे रहा है, सरकार के अधीन है। कई स्टेटों में आप पैसा दे रहे हैं और मंदिरों को, पुजारियों को मैं आपकी जानकारी एक बार फिर दुरुस्त कर दूं तारिक खान, इस बार के भी केंद्र सरकार के बजट में अल्पसंख्यकों के मंत्रालय का बजट 5% ज्यादा बढ़ा है। अजय बढ़ा है। आज से 5 साल पहले कितना था मैं आपको डेटा दे दूंगा। अब वो सर छोड़, फिर हम अतीत में जाते हैं। ठीक है अजय गौतम, मैं इसका जवाब देता हूं। एक मिनट रजवी साहब मैं आऊंगा आपके पास। पंडित अजय गौतम, देखिए इनको भैया एक सेकंड, रजवी साहब मैं आऊंगा आपके पास। पंडित अजय गौतम, देखिए, अरे भैया चुप कराइए ना, 50 करोड़ रुपया। एक मिनट रजवी साहब, केवल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर बनाने वाली कौन सी सरकार से पूछे ना इनसे। अजय जी, मेरा सवाल ये कि जो राज्य माइनॉरिटीज के लिहाज से सबसे बैकवर्ड राज्य रहा है, वहां पर मंदिर मस्जिद में क्यों उलझाया जा रहा है लोगों को? अजय गौतम, देखिए, वहां पर इसलिए उलझाया जा रहा है क्योंकि वोट बैंक को पक्का किया जा सके, जिसका मैं आपको बताता हूं। छोटे से 2 एग्जांपल दूंगा। काली एक तारकेश्वर मंदिर है, तारकेश्वर मंदिर का जो अध्यक्ष बनाया जाता है एक मुस्लिम को बनाया जाता है, सिर्फ किस लिए? तुष्टीकरण के नातन। वहाँ का जो वक्फ बोर्ड है वो जो इमामों की सैलरी है उसको दुगना कर देता है। किस कारण से? सिर्फ तुष्टीकरण के वोट बैंक के कारण। पुजारियों को कोई भी निधि नहीं मिलती है, किसी भी तरीके का वजीफा, किसी भी तरीके की स्कॉलरशिप या कोई भी सहायता राशि वहाँ के पुजारियों को नहीं मिलती है तुष्टीकरण के कारण। लेकिन आप देखेंगे हर बारी जब भी ईद आती है, ईद के दिनों के अंदर, बाकी दिनों के अंदर आप देखेंगे ममता बनर्जी हाथ खोल के दुआ मांगती हुई, और इफ्तार की जो पार्टियां होती हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है। इफ्तार की पार्टी में जो पैसा खर्च होता है वो माइनॉरिटी कमीशन का पैसा खर्च होता है। कौन सा पैसा खर्च करके इफ्तार की पार्टीज होती है? ये तो राज्य का पैसा ही तो इफ्तार में खर्च हो रहा है। अनुराग जी, आपको मिर्ची लगने नहीं चाहिए, आप बोलने दीजिएगा, बीच में मत टपाइए। सर, मुझे कोई मिर्ची नहीं लग रही है, मैं तो तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। आप मिर्ची मत बोले, ठीक है ना। अच्छा, ये बताइए, बनारस में जो मंदिर तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अहल्याबाई को जो मंदिर तोड़ेगी, किसने तोड़ा था? इनके सरकार ने तोड़ा। गांधीनगर में 2008 में गांधीनगर शहर बैठाने के लिए
80 मंदिर तोड़ा गया था। कौन? नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे उस समय। मैं आपको बता तो दे रहा हूं, बंगाल में दुर्गायन बनाया है, दुर्गा का मंदिर बनाया है, जगन्नाथ देव को महाकाल का मंदिर सिलीगुड़ी में बना, कौन बना रहा है? दीदी बना रहे, बंगाल सरकार बना रहा है। हम बंगाल में दुर्गा पूजा में क्या होता है, दुर्गा पूजा विसर्जन, दुर्गा पूजा में हर पूजा कमेटी को 10-10 हजार रुपया करके दिया जाता है। अच्छा, आले मजे से मुस्लिम से चंदा कौन लेता है? हम लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी लेता है। ठीक है संजय सरकार, जो आपने बात कही, संजय सरकार जो आपने बात कही उससे मैं 100% एग्री करता हूं। इसी से जुड़ा मेरा एक काउंटर सवाल, अगर आपके मुताबिक डेवलपमेंट के नाम पर मौजूदा सरकार मंदिरों को गिरा सकती है, तोड़ सकती है, तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आप बाबरी मस्जिद के निर्माण को क्यों नहीं रोक सकते वेस्ट बंगाल में? संजय सरकार, कोर्ट क्या, नहीं, कोर्ट क्या बोला है? कोर्ट बोला हम इस मामला में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते हैं। कोई मंदिर, और ये जो कॉरिडोर के लिए मंदिर तोड़े जा रहे थे, इसमें कोर्ट नहीं जा सकता था कोई? इसमें कोर्ट ये नहीं कह सकता था? नहीं, ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है संजय सरकार? मंदिर तोड़े तो ठीक, मस्जिद तोड़ने की बात भी मत करो। सुनिए, अजय गौतम जवाब दीजिए। आपको मैं बता, अजय गौतम, में हिंदुस्तान नंबर 2 है। देखिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विदेशी को खिलाता है। हाई कोर्ट ने भाई, सुन लो यार, सुन लो अजय गौतम। हाँ, अरे भैया, हाई कोर्ट ने कैंडिडेटली बोला है कि ये स्टेट लेवल का काम है, सरकार चाहे तो वो फैसला ले सकती है, हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि सरकार नहीं रोक सकती, सरकार के पास तो इनहेरेंट पावर है, वो तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सारी क्या भी कर सकती है, बता दीजिए। अरे आप बता दीजिए, वहां क्या स्टेट पार्टी थी? हाई कोर्ट में क्या स्टेट पार्टी थी? हाई कोर्ट में क्या स्टेट पार्टी थी? अरे सर, अब कहां चक्कर में पड़ रहे हैं आप? जो सीधा सवाल था उसका सीधा जवाब देना था। अगर मंदिर तोड़ना आपके हिसाब से जस्टिफाइड है तो फिर मस्जिद क्यों नहीं तोड़ सकते? मस्जिद के निर्माण पर रोक क्यों नहीं लगा सकते? कौन सी मजबूरी है संजय सरकार? कहीं आपके इससे लॉ एंड ऑर्डर का माहौल बिगड़ रहा है, हम नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं पूछ रहा है? नींव कैसे रखने दी? पूछ सकता है आप, क्यों कोर्ट में जाने पूछना चाहिए जब यहाँ पर? अरे नहीं, ये बुनियादी सवाल है। नहीं, एक मिनट, मौलाना रजवी, केवल मौलाना रजवी की आवाज। मौलाना रजवी साहब, एक सवाल आपसे भी, जिस बाबर का इस मुल्क से कोई लेना देना नहीं, जिस बाबरी का बाबरनामा में जो जिक्र किया गया है वो तो इस्लाम के भी खिलाफ है, उसको तो लेकर सजा का प्रावधान है, भले ही संविधान उसकी इजाजत देता हो, उस बाबर को लेकर, उस बाबरी को लेकर इतनी मोहब्बत क्यों इस मुल्क के एक तबके में? रजवी साहब जी, देखिए, मुसलमान बाबर को अपना आइडियल, अपना रहनुमा नहीं मानता है। कुछ लोग, हुमायूं कबीर जैसे लोग राजनीति कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी जैसे लोग राजनीति करें, एक अलग बात है, मगर इन जनरल मुसलमान बाबर को अपना रहनुमा, अपना आइडियल नहीं मानता है, ये आप समझ लीजिए। और बाबरी मस्जिद के नाम से हुमायूं कबीर राजनीति कर रहे हैं, सपा नेता मौलाना जर्जीस राजनीति कर रहे हैं, ये सब राजनीति कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। रजवी साहब, एक बात और बहुत संक्षेप में इस्लाम की नजर से अगर आप मुझे समझा सकें, बाबरी नामा में जिस बाबरी का जिक्र है वो कौन है और क्या इस्लाम उसकी इजाजत देता है? देखिए, बाबरी नामा मुकम्मल मेरे पास नहीं, मेरे पास में तलखीस है, मैंने पढ़ा है, तो तफसील से मैं जानता हूं, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। कोई बात नहीं। तारिक भाई, आप जवाब दे पाएंगे इसका, बाबरी कौन था और क्या इस्लाम इजाजत देता है? नहीं, देखिए, बाबर कौन था और बाबरी में क्या क्या लिखा हुआ है, भाई इसके लिए तो कोई हिस्टोरियन आपको ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएगा कि उसका क्या ताल्लुक है। लेकिन मैं फिर से, तारिक भाई, आप नहीं जानते हैं? नहीं, मैं फिर से एक बात सिर्फ यहाँ छोटी सी हाँ ना कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार उनको मैं नहीं जान रहा हूँ, अगर मैं तफसील से बता सकता तो बिल्कुल बताता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बात लगातार ये कही जा रही है, होमो था लिखा हुआ है साहब। नहीं, क्या था, देखिए, इस पे आप, मैं फिर कह रहा हूँ, हिस्ट्री की चर्चा आप कर लीजिए, मैं उस पे कोई एतराज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस मुद्दे को उठाना या बार बार जो मौलाना है उनको समाजवादी पार्टी से जोड़ना, इसका मैं सिरे से इस चीज को खारिज करता हूं। हम इसको प्रमोट नहीं करते। तो मैं आपको एक बार फिर से मौका देता हूं। तारिक भाई, समाजवादी पार्टी की लाइन को स्टैंड क्लियर कीजिए। मौलाना जरशील जो भी नाम है, उससे समाजवादी पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं है। हुमायूं कबीर से समाजवादी पार्टी की कोई सहानुभूति नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद से सपा का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। एकदम नहीं है। हम चाहते हैं इस तरीके के मुद्दे उठाकर आप सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुसलमानों की एजुकेशन पर ममता बनर्जी ने जो वहां काम किया है उसकी बात होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने वहां मंदिर भी बनाया, 3-4 मंदिरों को वहां सरकारी फंड दिया है।
इसलिए, और माइनॉरिटी के भी यही होता है समग्र विकास, सबका विकास। आप खाली मुंह से बोलते हैं, ठीक है। ममता दीदी ने बंगाल में वो करके इशिका दिखाया। तनेजा, ये कथनी और करनी में अंतर है क्या? मतलब कि ऑन स्क्रीन कुछ कहना है, पीछे कुछ और कहना है, या जो बात कह रहे हैं तारिक भाई वो बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं? मैं यहाँ के पैनलिस्ट का ही बता सकती हूँ। ममता बनर्जी को तो छोड़ ही दीजिए कि करनी कथनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे ये बोले जा रहे हैं जो यहाँ पे मौलाना साहब हैं कि भाई इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता है, लेकिन क्या ये खुद वहाँ पे जाके ये बात बोलेंगे? जैसे ही ढांचे को कुछ भी करा जाएगा तो सबसे पहले यही खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे कि हमारी जितने भी रिलीजियस सेंटिमेंट है वो हर्ट हो रहे हैं, आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए आप हाथ में ले रहे हैं सारा का सारा लॉ एंड ऑर्डर। तो अभी ये कुछ बोलेंगे, उस वक्त ये कुछ बोलेंगे। अगर ये मानते हैं इस बात को तो आप प्लीज उनको वापस लेकर आइए स्क्रीन पे। मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी वो हैं स्क्रीन कि पे। अगर ये कह दें कि भाई हम फतवा जारी करेंगे, जो भी लोग वहां पे ईंटें लेके जा रहे हैं वो असली में भारतीय नहीं है, वो असली में इस्लाम को मानने वाले नहीं है, वो गलत काम कर रहे हैं, उनको ये सब नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए, तो मैं मान जाऊंगी कि सच में इस्लाम ये मानता नहीं है कि बाबर का या बाबरी का जिसका भी ढांचा है वो नहीं बनना चाहिए। ये भी न्यूज में आके बोल देंगे, लेकिन वहीं पे जब आप ग्राउंड पे जाके देखेंगे बातें कुछ और हो रही होती है। तारिक खान बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर संजय सरकार के पास जाऊंगा। हाँ। देखिए आप जिस तरीके से आप रिएक्ट करना चाहते हैं वो तरीका सही नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, 93 में गलत तरीके से आपने रिएक्ट किया था ना, और बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था 92 में। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि जो तारिक भाई सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं प्रशासन नहीं, जो प्रशासन कह रहा है, मैं सवाल का सीधा सा जवाब दे रहा हूं। आप कहिए जो इशिका तनेजा कह रही है कि मस्जिद बनना गलत है। नहीं, जो मस्जिद बना रहे हैं वो भारतीय नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है, बाबर से कोई लेना देना नहीं है। मस्जिद बनाना इस्लाम के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तरीके के मुद्दे को यहां से फिर से खड़ा करना ये बीजेपी की मदद करना हुआ। मैं ये बात कह रहा हूं। ठीक है संजय सरकार, अगर मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, संजय सरकार किसके नाम पे बनती है? क्या बाबर और बाबरी के नाम पे बनती है? मस्जिद किसके नाम पे बन रही है? आप वो तो बोलिए। नहीं, मस्जिद किसके नाम पर बन रही है? मस्जिद बनाने का अधिकार है। अगर आपको नाम पे एतराज है तो आप उसका एतराज करिए। नहीं, नाम पर ही एतराज है, मस्जिद पर एतराज नहीं है किसी को। बाबर के नाम की मस्जिद बनाने का अधिकार देता है आपको? नहीं, ये कहीं कानून में लिखा नहीं है। हमें मस्जिद पे एतराज नहीं है, पर मस्जिद के पीछे की मानसिकता पे एतराज है, क्योंकि आप मुसलमानों को ही दरगला रहे हैं, आप उन्हीं को ही भटका रहे हैं। उसका कतई समर्थन नहीं किया जाता कि उस नाम से वहां पर बनाया जाए, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर में जो जजमेंट था बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का, उसमें यह कहीं नहीं लिखा था कि उस नाम की और कहीं पर मस्जिद नहीं बन सकती है। तो बाबर से कोई सहानुभूति है क्या तारिक खान की? बाबरी से कोई सहानुभूति? मुसलमानों के अरे बाबा, तो बाबरी की मस्जिद क्यों बन रही है ये तो बता दीजिए। संजय सरकार कुछ कह रहे हैं। संजय सरकार एक सेकंड, केवल संजय सरकार की साउंड। संजय सरकार, या 128 का बहुत बड़ा एक खेल है अनुराग जी। 128 का खेल है। जो 76 सीट है, जो 76 जो सुनिए, इसको चुप कर, जानते नहीं है, बैठने चुप कर। नहीं सर, ऐसे नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। संजय सरकार अपनी बात पर्सनल नहीं है, कुछ जानते नहीं। 128 का एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स खेल है। क्या है? तो 76 में मुस्लिम डायरेक्ट डोमिनेटेड है, और 52 जो सीट है, 52 के जब 30 से 45% तक वोट है वहां पर। भारतीय जनता पार्टी को इसको जब तक हम तोड़ नहीं पाएंगे, बंगाल में सत्ता में आना बहुत मुश्किल बात है। और हुमायूं कबीर खुद ये बात बोला, हमको भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, मुसलमानों को पोलराइज करने के नजरिए से हो रहा है, हिंदुओं को पोलराइज करने के नजरिए से हो रहा है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं वो भी तो इस बात को सोचें कि अगर मुर्शिदाबाद में मस्जिद को लेकर घमासान मचा हुआ है तो दरअसल में उनकी वोट का इस्तेमाल करने के लिए हो रहा है, उनके डेवलपमेंट के लिए नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, जरूरी मुद्दे पर अपना अपना पक्ष रखने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।